नमस्कार, मैं रवीश कुमार। मतदान समाप्त होने के बाद और नतीजे आने के पहले तक न्यूज़ चैनलों के पास दिखाने के लिए कुछ नहीं होता है। सब थक जाते हैं तो सर्वे आता है। उसी तरह से बीच बीच में जब कुछ नहीं होता है दिखाने के लिए या बहुत कुछ होता है भटकाने के लिए तो लोकप्रियता के सर्वे आते हैं अचानक से। मगर इन सर्वे की एक ईमानदारी का मैं कायल हूं, किसी ने भी इन्हें नहीं रोका है कि किसी की लोकप्रियता के आगे 100% लिख दीजिए, किसी ने नहीं रोका है। लेकिन इसके बाद भी ये लोकप्रियता के सर्वे वाले 70-80% लिखकर ही रुक जाते हैं। ये इनकी ईमानदारी है। इससे आप कितने लोकप्रिय हैं इस वक्त जो संकट और सवाल आपके सामने हैं उसे समझने में, उसके जवाब में कोई मदद नहीं मिलती है। सीधा सा सवाल है कि क्या चीन ने भारत के भूभाग पर कब्जा किया है? क्या चीन भारत की सीमा के करीब आ गया है जो हमारी सीमा को लेकर समझ थी? अब इसका जवाब देने के लिए अपनी कॉपी में उत्तर लिखने के बजाय पड़ोस वाले छात्र की कॉपी में झांककर उत्तर लिखना जरूरी है। अगर 1962 नहीं हुआ होता तो 2020 वाले क्या जवाब देते? क्या यह जवाब देते कि चूंकि 1962 नहीं हुआ था इसलिए अब हम 2020 नहीं में जवाब नहीं देंगे? यह इसका समाधान नहीं हो सकता है। प्रधानमंत्री ने जरूर सफाई दी, लेकिन इसके बाद भी चीन की गतिविधियां, उसकी सेना की गतिविधियां सीमा पर कम नहीं हुई हैं बल्कि बढ़ जाने की ही खबरें आ रही हैं। और प्रधानमंत्री का वो भाषण भी सफाई और खंडन की भेंट चढ़ गया है। न वहां कोई हमारी सीमा में घुस आया है। तारीफ की बात है कि प्रधानमंत्री ने एक ही प्रकार का बयान दिया, लेकिन चीन के रक्षा मंत्रालय और विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता कई तरह के बयान दे रहे हैं। कभी कहते हैं कि भारत महत्वपूर्ण पड़ोसी देश है, चीन शांति चाहता है। फिर यह भी बयान दे देते हैं कि भारत ही उकसा रहा है। 15 जून की घटना के लिए भारत जिम्मेदार है, उसे अपनी फौज वापस लेनी होगी। भारत और चीन के बीच सैनिक अफसरों की बात चल रही है, राजनयिकों की बात चल रही है। उसी के बीच में चीन दावा भी कर देता है कि गलवान घाटी उसकी है। चीन एक तरफ आक्रामक होकर बोले जा रहा है, दूसरी तरफ भारत संयम का परिचय भी दे रहा है। अब जाकर विदेश मंत्रालय ने इस तनाव के लिए चीनी सेना को सार्वजनिक रूप से जिम्मेदार ठहराया है। ये बड़ा महत्वपूर्ण बदलाव है, क्योंकि अभी तक हम यही सुनते आ रहे थे कि चीन का विदेश मंत्रालय भारत की सेना को 15 जून के तनाव और उसके बाद के तनाव के लिए जिम्मेदार ठहरा रहा था। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अनुराग श्रीवास्तव के मुताबिक मई के महीने से ही चीन वास्तविक नियंत्रण रेखा पर सेना की तैनाती बढ़ाने में लगा है, जो 1993 में भारत और चीन के बीच हुए समझौते का उल्लंघन है। उस समझौते के मुताबिक मित्र देशों की तरह सीमा पर सैनिक मौजूदगी न्यूनतम होनी चाहिए। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने यह भी बताया कि चीन अपनी ओर से एलएसी पर यथास्थिति को बदलने की लगातार कोशिश कर रहा है। दोनों पक्षों के बीच हुए समझौते के उलट 15-16 जून की रात को गलवान घाटी में चीन की कार्रवाई की वजह से ही हिंसक झड़प हुई। विदेश मंत्रालय ने उम्मीद जताई है कि चीन दोनों देशों के सैनिक कमांडरों के बीच बनी सहमति पर अमल करेगा। क्या चीन एक तरफा और अपनी मर्जी से वास्तविक नियंत्रण रेखा को लेकर फैसला कर रहा है? आप जानते हैं कि वास्तविक नियंत्रण रेखा कोई स्पष्ट लकीर नहीं है। दोनों देश अपनी समझ से अपने हिस्से का दावा करते हैं। जैसे भारत कहता है कि वहां तक जो जमीन दिख रही है वो मेरी सीमा है, चीन भी कहता है कि वहां तक जो जमीन दिख रही है वो मेरी सीमा है। इसे परसेप्शन कहते हैं। भारत जहां तक अपनी जमीन समझता है, क्या चीन उसकी समझ के हिस्से में प्रवेश कर गया है और अपना तंबू, अपना स्टेशन, अपनी गाड़ियां, टैंक वगैरह वगैरह सब कुछ बना दिया है? ये यहां पर सवाल उठ रहा है। और दोनों देशों के बीच
शांति और आदर को लेकर यही तो समझौता है कि एक दूसरे के परसेप्शन का यानी धारणा का सम्मान किया जाएगा तब तक कि कोई स्पष्ट रेखा नहीं बन जाती है। लेकिन आपसी बातचीत और वो समझौते अब कहां हैं? क्यों कूटनीतिक प्रयासों के बावजूद, क्यों सैनिक अधिकारियों की बातचीत के बावजूद चीन आगे बढ़ता हुआ नजर आ रहा है? कोई आधिकारिक बयान नहीं है, मगर देश के कई अखबारों और वेबसाइट पर यह खबर अब सरेआम है। गलवान घाटी पर कब्जे का दावा करने के साथ साथ नई खबर यह भी है कि चीन की सेना ने एक नए इलाके में घुसपैठ कर ली है। देपसांग के मैदानों में चीन 2013 में भी आ गया था, लेकिन तब उसे हटना पड़ा था। मगर स्पेस टेक्नोलॉजी कंपनी मक्सर ने जो सैटेलाइट इमेज जारी की है, उससे पता चलता है कि चीन ने इस इलाके में न सिर्फ वापसी की है, बल्कि यहां पर पूरा बंदोबस्त तैयार कर लिया है। चीन ने यह सारा काम 15 जून की घटना के बाद किया है। जाहिर है चीनी सेना की गतिविधियां रुकी नहीं हैं, बल्कि बढ़ती जा रही हैं। अब वो दौलत बेग ओल्डी हवाई पट्टी से मात्र 30 किलोमीटर दूर है। देपसांग के मैदान के मुहाने पर बॉटल नेक पर, जिसे वाई जंक्शन कहा जाता है, बड़ी संख्या में सैनिक साजो सामान की तैनाती कर दी गई है और ठिकाने बना लिए गए हैं। सुशील बहुगुणा इस जगह को नक्शे के जरिए बता रहे हैं। चीन से लगी भारत की 3,500 किलोमीटर लंबी सीमा पर तनाव है और सबसे ज्यादा तनाव लद्दाख में एलएसी के पास है, खासतौर पर गलवान घाटी में। हम आपको दिखा रहे हैं तस्वीर, गलवान नदी आप इसमें देख रहे हैं और जो आगे श्योक नदी में मिलती है। गलवान नदी में एलएसी के काफी करीब वो जगह है जहां झड़प हुई 15-16 जून की रात को भारत और चीन के जवानों के बीच। अब हम आपको सैटेलाइट की कुछ तस्वीरें दिखाएंगे जिनके जरिए चीन की तैनाती आपको समझ में आएगी। ये पहली तस्वीर है गलवान नदी पर ठीक उस जगह जहां झड़प हुई थी उसके काफी पास, गोल रंग के घेरे में आप देख रहे हैं। ये 22 मई की तस्वीर है। सिर्फ एक टेंट इस इलाके में था 22 मई को, यानी करीब एक महीना पहले। अगले सैटेलाइट की जो तस्वीर है उसमें आपको पता लगेगा कि एक महीने के अंदर चीनी जो साजो सामान है इस इलाके में कितना बढ़ गया है। चीन ने यहाँ कितने स्ट्रक्चर्स और हट्स बना लिए हैं। ये 22 जून 2020 की तस्वीरें हैं, यानी आज से 2-3 दिन पहले की, और कई ढांचे आपको इसमें बने हुए दिख रहे हैं। अगर आप दोनों तस्वीरों की तुलना करेंगे तो आपको अंदाजा आएगा 22 मई को कितना कम वहां पर तैनाती थी। सिर्फ एक टेंट सफेद रंग का दिख रहा था और अब वहां पर गुलाबी रंग से आप देख सकते हैं कई सारे हट्स वहां पर है, भूरे रंग की कई सारी बिल्डिंग्स आपको दिख रही हैं या कहीं छोटी हट्स आपको दिख रही हैं जो चीन की तैनाती यहां पर दिखाती हैं। ये इलाका दरअसल वो है जो एलएसी के काफी पास है और जिस पर भारत अपना दावा करता है, वैसे चीन भी उस पर अपना दावा करता है। ये अगली तस्वीर आप देख रहे हैं, गलवान नदी के साथ चीन छेड़छाड़ कर रहा था। क्या छेड़छाड़ कर रहा था हमने आपको बताया। बुलडोजर गलवान नदी में काम कर रहे थे। 16 जून की तस्वीर है। क्या कर रहे थे वो इस नदी में, अगली तस्वीर से आपको पता चलेगा। अगली तस्वीर में आप देख रहे हैं जो लाल रंग का एरो है वो बता रहा है यहां पर वो एक पुलिया बनाई गई। ये 22 जून की तस्वीर है, वो 16 जून की थी। 16 जून को काम चल रहा था, यानी बुलडोजर पानी को रोकने की कोशिश कर रहे थे या पानी का बहाव कम करने की कोशिश कर रहे थे ताकि वहां पर कुछ दूर आगे एक पुलिया इस नदी पर बनाई जा सके और चीन के वाहन आर पार आ जा सकें। एक और जो हम आपको तुलना दिखाते हैं उससे आपको पता लगेगा। 16 जून को बुलडोजर वहां काम कर रहे थे, 22 जून को आप देखेंगे वहां से थोड़ा आगे पुलिया बनाई गई, यानी उस पुलिया को बनाने के लिए, उस कलवर्ट को बनाने के लिए पीछे पानी का रास्ता रोका जा रहा था या पानी का बहाव कम किया जा रहा था बुलडोजर से मिट्टी डालकर। अब हम आपको इस इलाके में दिखाते हैं कि चीन किस तरह से सैनिक साजो सामान लेकर आ रहा है। ये पीएलए का बेस है गलवान घाटी में। 22 मई यानी एक महीने पहले की तस्वीरें हैं। काफी टेंट्स आपको दिखेंगे अलग अलग रंग के। ये एक महीने पहले की तस्वीर है। हालांकि अब जब अभी ताज़ा सैटेलाइट की तस्वीरें हैं उनमें ये यहाँ पर नहीं दिख रहे हैं, तो ये बताया जा रहा है कि वो आसपास की शायद पहाड़ियों में कहीं शिफ्ट हो गए हो जब तनाव बहुत ज़्यादा बढ़ा हो, ताकि वो किसी निशाने में की जद में ना आ सकें। अगली तस्वीर हम आपको बताएंगे। इसी इलाके में गोगरा पोस्ट आप देख रहे हैं गलवान घाटी में, ये भारत की पोस्ट है। यहाँ से 12 किलोमीटर स्ट्रेट लाइन की अगर आप दूरी पर जाएंगे तो वो चीनी टैंकों और तोपखाने की पोजीशन है। तो 12 किलोमीटर बहुत पास है, लेकिन चीन का इरादा क्या है ये अभी किसी को साफ नहीं है। इसी को हम चीनी टैंकों की पोजीशन को सैटेलाइट की तस्वीरों के जरिए आपको दिखाते हैं अगले प्लेट में।
अब वहां पर जब हम देखते हैं तो साफ नजर आता है कि टैंक्स और तोपखाना दिख रहा है। लगभग 12 टैंक और कई तोप दिख रही हैं। एक और तस्वीर थोड़ा और जूम इन अगर हम इसको करें, ये 12 टैंक हैं उस जगह पर जहां चीनी टैंकों की पोजीशन है भारत की गोगरा पोस्ट से 12 किलोमीटर दूर। अगली तस्वीर तोपखाने की है। ये तोपें हैं रखी हुई, लगभग 12-13 तोपें हैं। ये लगभग 30 किलोमीटर की दूरी तक मार कर सकती हैं, तो क्या इनका निशाने पर होगा ये भी समझा जा सकता है। तो ये चीन की तैनाती है गलवान घाटी में। किस तरह से सरगर्मियां पिछले कुछ समय में वहां बढ़ी हैं चीन की, ये तस्वीरें सैटेलाइट की जो मैक्सर के जरिए ली गई हैं इस चीज को दिखाती हैं। और इस पर बात करने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं इंडियन एक्सप्रेस के डेप्यूटी एडिटर सुशांत सिंह, जो लगातार रक्षा के मसलों पर लिखते रहते हैं। सुशांत जी, मेरा पहला सवाल यही है कि अब जब विदेश मंत्रालय ने कहा है, शायद पहली बार कहा है, आप लोग ज़्यादा इस पर नज़र रखते हैं, कि मई से ही चीन वहाँ पर अपनी सेना की तैनाती को बढ़ा रहा था, आप इस बयान को किस नज़र से देखते हैं मौजूदा संकट के कॉन्टेक्स्ट में? देखिए रवीश जी, ऐसा है कि पहली बार भारतीय सरकार ने ये माना है कि ये समस्या मई के शुरुआत से चालू हुई और ये पूरी लद्दाख बॉर्डर पे हुई है। इससे पहले चाहे वो फौज के बयान हो या सरकार के बयान हो, वो बहुत ही छोटे, बहुत ही संक्षिप्त बयान थे, जिसमें कि सिर्फ ये कहा जाता था कि ये घटना यहाँ पर हुई और ये बात खत्म हो गई। या जो बड़े बयान भी थे फॉरेन मिनिस्ट्री के, विदेश मंत्रालय के, उनमें कोई स्पेसिफिक सवाल या स्पेसिफिक बात नहीं कही गई। ये पहली बार भारत ने माना है कि ये समस्या 2 महीने से ज्यादा समय से चल रही है और ये पूरे लाइन ऑफ कंट्रोल के ऊपर है। जैसा कि कई लोगों ने रिपोर्ट किया है, जिसमें कि इंडियन एक्सप्रेस भी शामिल है, ये समस्या पेंगोंग त्सो लेक, ये समस्या हॉट स्प्रिंग्स एरिया जो कि गोगरा गांव है वहां पर, ये समस्या गलवान वैली में जहां पर के 20 भारतीय सैनिकों की मौत हुई, और डेप्सांग में जो कि दौलत बेग ओल्दी के बहुत ही पास जगह है। कम से कम 4 जगह पर प्रोमिनेंट तरीके से चीनी सेना एलएसी के इस तरफ यानी कि भारत की तरफ आई है। जी, अब सुशांत जी, मेरा आज जो आपने लिखा है, कई लोगों ने लिखा है इसको, कि जो देप्सांग के प्लेन में चीन की सेना के घुसाने की खबर है, इसे हम किस तरह से समझें? क्या उसकी सेना भारत के क्षेत्र में आ गई है या उसकी सेना वहां आ गई है जहां भारत मानता है कि वो मेरी जगह है, लेकिन अभी वो स्पष्ट रूप से दोनों के हिस्से में रेखांकित नहीं की गई है, लाइन नहीं खींची गई है? देखिए, भारत का नक्शा तो वो नक्शा जो कि हमने स्कूल में हम सबने पढ़ा है, मैंने और आपने पढ़ा है, और जो कि भारत का सर्वेयर जनरल ऑफ इंडिया रिलीज करते हैं, जो कि अक्टूबर में फिर रिलीज हुआ था जब लद्दाख एक यूनियन टेरिटरी बना, केंद्र शासित प्रदेश बना। तो उस वक्त जो नक्शा रिलीज हुआ उसमें तो ये सारा इलाका, यहाँ तक कि अक्साई चिन भी भारत के हिस्से में आता है। पर जो ये जमीन पे कब्जा सच्चा और झगड़ा झूठा वाली बात है, ये कुछ इलाके हैं, कुछ 23 इलाके हैं भारत और चीन के बीच, जो कि विवादित रहे हैं 1950-1960 से, और 1993 के एग्रीमेंट के बाद इन इलाकों के बारे में बातचीत होती रही है और सारी चीजें होती रही हैं। तो समझने वाली बात ये नहीं है कि क्या भारत की जमीन चीन के कब्जे में है या पहले थी या अब नहीं है। बात यह है कि पिछले 2-1 महीने में कौन सी नई जगहों पर चीन की सेना आई है जहां पर वो पहले नहीं थी। उन जगह की असली समस्या है। मान लीजिए 1962 की लड़ाई के बाद चीनी सेना 100-150 किलोमीटर आकर बैठ गई थी, तो वो तो पुरानी बात हुई। पर अगर पिछले 2 महीने के अंदर वो पेंगोंग त्सो नदी में 8 किलोमीटर या डेप्सांग में 18 किलोमीटर, जैसा कि आज हमने रिपोर्ट किया है, अगर वो 18 किलोमीटर अंदर आके डेप्सांग में बैठे हैं पिछले 2 महीने के अंदर, तो ये बहुत सीरियस बात है। क्योंकि अब जो सामरिक दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण जो हाईवे है, जिसको कि डीएसडीओ हाईवे बोलते हैं, डारबुक शोक दौलत बेग ओल्डी हाईवे, जो कि दौलत बेग ओल्डी एक जगह है काराकोरम पास के पास। काराकोरम पास भारत और चीन के बीच में पड़ता है, नॉर्थ में, बिल्कुल भारत की नॉर्थ टिप पर, और उसके पास ये जगह है, वहां पर ये हाईवे जाता है। अब अगर चीन 18 किलोमीटर अंदर आ गया है डेप्सांग प्लेन्स के अंदर, तो वह सिर्फ 7 किलोमीटर दूर है इस हाईवे से। तो वो एक बड़ी समस्या की बात है। दूसरी बात यह है कि चीन आपको एक बहुत बड़े इलाके से बेदखल कर रहा है, उस पर कब्जा कर रहा है, और आपका जो डीबीओ का जो स्ट्रैटेजिक, जो सामरिक दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण एयरफील्ड है, वो भी आपको, हवाई पट्टी भी आपको
मुश्किल से यूज करने में मुश्किल आ सकती है। उसको आप उतनी बेहतर तरीके से यूज नहीं कर सकते जिस तरह से पहले कर रहे थे। पर बड़ी समझने वाली बात यह है रवीश कि चीनी सेना उन सारे इलाकों में घुस रही है पिछले 2 महीने के अंदर जहां पर वो पहले नहीं घुसी थी। वो इलाके हो सकता है कि चीन क्लेम करता रहा हो, चीन बोलता रहा हो कि वो हमारे इलाके हैं, भारत का इलाका तो अक्साई चीन भी है, पर बात असली है कि वो 2 महीने से पहले तो वो इन इलाकों में नहीं थे। अब वो उन इलाकों में घुस कर आए हैं, चाहे वो पेंगोंग त्सो हो, चाहे वो हॉट स्प्रिंग हो, चाहे वो गलवान या अभी जैसे चाहे वो डेप्सा। हाँ, एक सवाल ये है कि 16 जून से 22 जून के बीच ये कहा जा रहा है कि आप लोगों की रिपोर्ट में हमने पढ़ा कि चीन ने काफ़ी कुछ वहाँ पर निर्माण किया है देपसांग में, और जो सैटेलाइट इमेज आई है कहीं ज़्यादा। और अब भारतीय विदेश मंत्रालय भी कह रहा है कि मई से ही उसने अपने सेना की जो बंदोबस्त है सेना का वो बढ़ा दिया था। ये क्या भारत को पहले से पता नहीं होगा? और अगर पहले से पता चल रहा था, भारत एक रोज की तरह देख रहा था, तो फिर भारत के पास क्या विकल्प थे इसको रोकने के लिए? देखिए, भारत को पता तो अवश्य होगा। भारत के पास सैटेलाइट्स हैं जो कि इमेजेस भेजती हैं। आपको पता है हमारी बहुत सारी इस तरह की सैटेलाइट्स और हवाई सैटेलाइट्स के ऊपर स्काई में है। उसके अलावा हमारे पास हवाई जहाज हैं, पूरी इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं, चाहे वो आरएडब्ल्यू हो या सेना की इंटेलिजेंस हो। उसके अलावा लोकल सैनिक हैं, आईटीबीपी है जो वहां पर तैनात है। तो ऐसा तो कतई पॉसिबल नहीं है कि भारत को पता नहीं था कि चीन क्या निर्माण कर रहा है या चीन की फौज उस तरफ आ रही है। जैसा कि हमको कुछ फौजी अधिकारियों ने बताया है, 2 वजह से मुश्किल हुई कि कुछ इलाके इनमें से जैसे कि गलवान जहां पर या हॉट स्प्रिंग, वहां पर कभी पहले कोई विवाद नहीं रहा, और क्योंकि वहां कोई विवाद नहीं रहा है इसलिए ये उम्मीद नहीं थी कि चीन की सेना उस जगह पर आएगी। उसी तरह से दूसरा मुद्दा ये था कि चीन हर गर्मियों में वहां पर एक मिलिट्री ट्रेनिंग एक्सरसाइज करता है, क्योंकि पहले भारत भी हर गर्मियों में करता था, जहां पर भारत की रिजर्व डिवीजन की एक ब्रिगेड जाकर एक्सरसाइज करती थी। इस बार कोविड की वजह से भारत की रिजर्व डिवीजन की ब्रिगेड एक्सरसाइज करने नहीं गई लद्दाख में, जबकि चीन की सेना हमेशा की तरह एक्सरसाइज करने आई, और उन्होंने उस सेना को एक्सरसाइज के दौरान ही एलएसी की तरफ मोड़ दिया। और भारत के पास उस वक्त कोई जो रिजर्व डिवीजन की ब्रिगेड थी वो ट्रेनिंग के लिए नहीं आई हुई थी और उसको डिप्लॉय नहीं कर पाए। इस वजह से भारत वहां पर सरप्राइज। भारत क्या कर सकता था? भारत जिसको बोलते हैं जैसे पे जैसा कर सकता था। भारत कुछ इलाकों में शायद जाकर चीन की जमीन पर थोड़ा कब्जा कर सकता था, जिससे कि नेगोशिएटिंग टेबल पर बैठते वक्त, बातचीत के वक्त क्या कहा जा सकता था कि आप ये जमीन छोड़ दें और हम ये जमीन छोड़ देते हैं। ये बहुत ही हल्की जबान में ये बात कही जाती है, पर 2013 में जब चीन डेप्सांग प्लेन में आया था, मार्च अप्रैल 2013 में, तब भारत ने कुछ ऐसी ही कोशिश की थी। वो चुमार नाम के एक इलाके में थोड़ा अंदर गया था और वहां पर जाकर कुछ कंस्ट्रक्शन किए थे। जब बातचीत शुरू हुई चीन से तो कहा कि आप डेप्सांग से हट जाइए, हम चुमार से हट जाते हैं, और दोनों लोग इस तरह से हट गए। दूसरी बात यह हो सकती थी कि इन चीजों को फौज के ऊपर छोड़ने की बजाय, एक बार जब चीनी सेना आ गई थी और वो उस तरह का निर्माण कर रही थी जिस तरह का उन्होंने गलवान में या पेंगोंग त्सो में या डेप्सांग में किया है, उस तरह का निर्माण करते वक्त इस बात को फौज पर छोड़ने की बजाय राजनीतिक तौर पर उठाया जाना चाहिए था या कूटनीतिक तौर पर उठाना चाहिए था, और उस वक्त कहा जाना चाहिए था कि आप ऐसा नहीं कर सकते। कूटनीतिक दबाव बनाकर, राजनीतिक दबाव बनाकर चीन को शायद पीछे हटने के लिए मजबूर किया जा सकता था, बनिस्बत इसके कि सारी जिम्मेवारी फौज के ऊपर डाल दी जाए, जो कि उस वक्त वैसे भी बहुत ही क्लोजली इन्वॉल्व है, प्रेशर में है, उनके इमोशंस हाई हैं, और उनकी तो जिम्मेदारी भी है उस इलाके की रक्षा करना, और वो तो बाय नेचर आक्रामक होती है। फौज तो बाय नेचर आक्रामक होती है। अगर इसको राजनीतिक स्तर पर या राजनयिक स्तर पर किया जाता जल्दी ही, और उस वक्त नेगोशिएशन किए जाते, नहीं आती, तो ये नौबत शायद नहीं आती। एक मैं बार बार पढ़ रहा हूं और कई नेता सरकार की तरफ से भी कह रहे हैं कि भारत ने उन जगहों पर बुनियादी ढांचों का निर्माण बेहतर कर लिया है, और सब मान भी रहे हैं। तो मैं ये जानना चाहता हूं कि जो बेहतर किया है, चीन से ज़्यादा बेहतर किया है, तो उस बढ़त का लाभ भारत को क्यों नहीं मिला? देखिए रवीश जी, क्यों नहीं मिल रहा है? उसका लाभ उठाकर चीन को रोक क्यों नहीं पा रहा है? देखिए रवीश जी, पहली बात है कि चीन से बेहतर नहीं हुआ है, ये कहना गलत होगा। जो लोग ऐसी बात कह रहे हैं वो ये कह रहे हैं कि जो हमारी स्थिति आज से 10 साल पहले थी या 15 साल पहले थी या 20 साल पहले थी,
उससे हम आज एक बेहतर स्थिति में हैं। उससे ज्यादा सड़कें हमारे पास हैं। मेरा ये मानना है कि जो लोग ये कहते हैं कि चीन इन सड़कों की वजह से हमारे सीमाओं के एलएसी को क्रॉस करके अंदर आया है, ये शायद उचित नहीं होगा। ये जो 255 किलोमीटर का हाईवे है, ये जैसा कि उस वक्त के नॉर्दर्न आर्मी कमांडर जनरल हुड्डा ने कई बार कहा है टेलीविजन के ऊपर, 2016 से चालू है। 2019 में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने उसका उद्घाटन भी किया था। तो ऐसा तो नहीं है कि चीन को नहीं पता था कि वो हाईवे बन रहा है और उस हाईवे को रोकने के लिए वो पहले नहीं आ सकता था। जहां तक ये बात है कि हमारा जो इंफ्रास्ट्रक्चर कंस्ट्रक्शन है, जिस तरह का हमने सड़कों का निर्माण किया है, वो सड़कें अभी भी चीन से बेहतर नहीं है। है कि चीन का इलाका चीन की तरफ बड़ा प्लेन इलाका है, समतल इलाका है। भारत का जो इलाका है वो बहुत ही पहाड़ी वाला, वैलीज वाला, रिवर्स वाला है। चीन वहां से जल्दी से सड़कें बना पाता है, जल्दी से आ पाता है। भारत की तरफ इतनी सड़कें अभी भी नहीं है कि भारत उसका मुकाबला कर सके। रवीश जी, मैं एक बात यहाँ पर जोड़ना चाहूंगा। जब बहुत से लोग कहते हैं कि हमारी सेना की संख्या चीन की सेना की संख्या के बराबर है, तो शायद वो इस इलाके में आज की डेट में एलएसी के ऊपर, तो वो शायद ये बात नहीं समझते कि चीन का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो भारत के मुकाबले बहुत ज्यादा बेहतर है और वो कम सेना को भी उस तरह से डिप्लॉय कर सकता है, यूज कर सकता है, जो कि भारत नहीं कर सकता। भारत को उसके मुकाबले ज्यादा अधिक सेना चाहिए, क्योंकि वो उनको फटाफट सड़कों के द्वारा या उसके अलावा उन चीजों से मूव नहीं कर सकता। ये कोई रामायण के जमाने की एक सैनिक वर्सेस एक सैनिक की लड़ाई नहीं है। ये टैक्टिकल लड़ाई है जिसमें कि सेनाओं का जो मूवमेंट होता है, टुकड़ियों का जो मूवमेंट होता है, वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है और वो चीन बेहतरी से कर सकता है, क्योंकि उसका इंफ्रास्ट्रक्चर अभी भी हमारे से काफी बेहतर है। जी सुशांत जी, एक सवाल ये भी है कि गलवान घाटी पे चीन दावा कर रहा है, भारत भी दावा कर रहा है और ये भी खबर आ रही है कि वहाँ पर चीन ने अपना कुछ मोर्चा बना लिया है। फिर हम जानना चाहते हैं कि वस्तुस्थिति क्या है गलवान घाटी को लेकर, और जब भारत वहाँ पर दावा कर रहा है, भारत का ही है, भारत के ही व्यक्ति के खोजे गए व्यक्ति के नाम पर वो जगह है, तो फिर वहाँ पर भारत के सेना की मौजूदगी क्यों नहीं है? क्या वो जगह जो है वो भारत के कब्जे में है? देखिए, ऐसा रहा है कि गलवान घाटी में 1962 की लड़ाई के बाद कभी भी कोई बड़ी समस्या पैदा नहीं हुई है। वहां पर भारत की सेना की टुकड़ियां पेट्रोलिंग करती रही हैं। चीन ने उनको ना कभी रोका है ना टोका है। जैसा कि आपको शायद मालूम होगा, चीन ने एलएसी के कई नक्शे जारी किए हैं। एक 1956 में जारी किया था, एक 1959 में, एक 1960 में, एक 1962 की लड़ाई के बाद कोलंबो में। तो उन नक्शों में पहले तो वो नक्शे बहुत ही मोटे कलम से बनाए गए थे और बहुत ही छोटे स्केल पे थे, जिसमें कि क्लैरिटी नहीं थी। उसके बाद जो कुछ अच्छे क्लियर नक्शे भी बनाए गए हैं, उनमें कई बार गलवान घाटी उनके नक्शों में उनके इलाके में और कई बार भारत के इलाके में दिखाई गई है। पर जैसा कि हिंदी में कहावत है, कब्जा सच्चा और झगड़ा झूठा, वो स्थिति ये है कि चीन कहता है कि मैं सामरिक रूप से ज्यादा सशक्त हूं और ये मेरी जमीन है। वो चलकर वहां पर आ जाता है। अगर भारत की हिम्मत है, ताकत है, तो उनको उठाकर वहां से बाहर फेंक सकते हैं। अगर नहीं फेंक सकते हैं तो वो कहेगा कि नहीं साहब, ये हमारी जमीन है। जहां तक वस्तु स्थिति की बात है, 15 तारीख को जो लड़ाई हुई भारत और चीन के सैनिकों के बीच में, जिस कैंप को लेकर, वो एक पेट्रोल पॉइंट 14 के नजदीक एलएसी में भारत की ही तरफ था, जहां पर के 20 भारतीय सैनिकों की मौत हुई और ये नहीं पता कि कितने चीनी सैनिक मारे गए या हताहत हुए। उसी जगह पर जब लेटेस्ट सैटेलाइट इमेज 22 तारीख को आई, तो उसमें दिखता है कि चीन ने उसी कैंप को और बड़ा बना लिया है, नया बना लिया है, जहां पर कि उन्होंने ट्रेंचेस भी डिग की हैं, दीवार भी खड़ी की है, नए टेंट भी लगाए हैं, नए कैंप भी बनाए हैं, जिससे कि मालूम पड़ता है कि चीन का कोई इरादा इस तरह का नहीं है कि वो इस बात से मुकर रहा है या पीछे हट रहा है कि उसने पहले कोई गलत काम किया था और भारत का उस कैंप को हटाना शायद सही था। तब मेरा सवाल सुशांत जी ये है कि जिस तरह से आज विदेश मंत्रालय ने कहा है कि अपनी दावेदारी की है और ये भी माना है कि चीन वहाँ पर मिलिट्री बिल्डअप कर रहा था, तो क्या आप माने कि भारत जो संयम की नीति पर चल रहा था वो अब उससे धीरे धीरे छोड़ता हुआ नजर आ रहा है? अगर चीन ने इतना बंदोबस्त कर ही लिया है तो रास्ता क्या दिखता है? क्योंकि कूटनीतिक प्रयास, अभी तक के कूटनीतिक प्रयास या सैन्य अधिकारियों के प्रयास से भले कहा जाता रहा हो कि बातचीत सौहार्दपूर्ण माहौल में हो रही है, लेकिन नतीजा देखकर तो नहीं लगता कि बहुत विश्वास कायम हुआ है। क्या ये टकराव बढ़ सकता है या फिर ये लेन देन की कोई कार्रवाई है चीन की तरफ से?
देखिए, मिलिट्री के लेवल पे तो साफ साफ लगता है कि टेंशन्स बहुत ज्यादा हाई हैं। जैसे कि आपने बोला, ट्रस्ट का बिल्कुल ब्रेकडाउन हो गया है, विश्वास तो बिल्कुल दोनों सेनाओं के बीच में बचा ही नहीं है। जब आपके 20 जवान मारे जाते हैं, वो भी बिना गोली चलाए, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है कि आप दूसरी पार्टी पर विश्वास कर सकते हैं। उसके बाद दूसरी सेना आती है और अपना वो कैंप लगा लेती है। तो मुझे नहीं लगता कि भारतीय सेना इस वक्त उन पर विश्वास करने की स्थिति में है। दूसरा मुझे खतरा सबसे बड़ा ये लगता है रवीश जी, कि अगर दोबारा कुछ ऐसी हाथापाई की घटना हुई, तो इस बार भारतीय जवान शायद उसको सिर्फ हाथापाई तक ही नहीं सीमित रखेंगे, बल्कि गोली भी चलाएंगे। क्योंकि पिछली बार उनका बहुत क्रिटिसिज्म हुआ है, बहुत बुराई हुई है कि आपके सीओ की मौत हो गई, आपके बाकी अधिकारी पकड़ लिए गए और आप लोगों ने गोली तक नहीं चलाई। इस बार हो सकता है कि गोली चले, और एक बार जब गोली चल जाती है तो फिर युद्ध अपना ही रास्ता लेता है, सेनाएं अपना ही रास्ता लेती हैं, और वो कहाँ जाके रुकेगा, किस करवट वो ऊंट बैठेगा, ये कहना बहुत ही मुश्किल है, बहुत ही कठिन है। तो फिर ऑप्शंस, विकल्प क्या हैं सुशांत जी, जो मौजूदा हैं? हालांकि जो सरकारों के पास विकल्प होते हैं वो तो उनके राज की बात है, लेकिन फिर भी देखिए, विकल्प तो एक ही है कि अगर निचली स्तरों पर बातचीत नहीं सुलझ रही है, चाहे वो फॉरेन मिनिस्टर के लेवल, विदेश मंत्री के लेवल पर हो, या नेशनल सिक्योरिटी, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार के लेवल पर हो, या सेना के कोर कमांडर के लेवल पर हो, तो इस बात को पॉलिटिकल लीडरशिप को उठाना चाहिए, राजनीतिक नेतृत्व द्वारा उठाना चाहिए, प्रधानमंत्री द्वारा उठाना चाहिए। प्रधानमंत्री की चीन के राष्ट्रपति शी से अच्छी दोस्ती है, वो उनसे कोई 9 बार मिल चुके हैं प्रधानमंत्री बनने के बाद। उन्होंने उनको महाबलीपुरम में, ममल्लापुरम में पिछले नवंबर में, जैसा कि आपको याद होगा, बहुत अच्छी तरह से स्वागत किया था, जहाँ पर वो बच्चे राष्ट्रपति शी का पास लगा के वो बच्चे बैठे हुए थे। इसी तरह आप चीन भी गए थे, वुहान में भी मिले थे। तो शायद प्रधानमंत्री को अपने लेवल पर राष्ट्रपति से बात करनी चाहिए और इस बात को सुलझाना चाहिए, क्योंकि खासतौर पर उनकी राष्ट्रपति शी से, जैसा कि हमें हर मीडिया रिपोर्ट में, हर मीटिंग के बाद बताया गया है, कि बहुत अच्छी दोस्ती है और शी उनकी बहुत इज्जत करते हैं, और प्रधानमंत्री मोदी उनसे बहुत बात करते हैं, साफ तौर पर बात करते हैं। तो अगर निचले स्तर पर बात नहीं सुलझ रही है, तो प्रधानमंत्री के स्तर पर, राजनीतिक नेतृत्व के स्तर पर बात सुलझाने की कोशिश की जानी चाहिए। जी, बहुत बहुत शुक्रिया सुशांत जी इन सारी चीज़ों पर जानकारी देने के लिए। ये एक मसला है जिसे आप सभी दर्शकों को भी बिना उत्तेजित हुए चीज़ों को देखना है। हर समय युद्ध बहिष्कार की बातें पब्लिक स्पेस में ज़ोर शोर से नहीं की जानी चाहिए। इसका कोई फ़ायदा नहीं होता है, सरकारों पर अनावश्यक दबाव भी बनता है। तो वो भी ना हो, आप प्रश्न पूछते रहिए, चीज़ों पे नज़र रखिए कि आपको सही बातें बताई जा रही हैं या नहीं। बाकी ब्रेक के बाद दिल्ली दंगों की खबरें देखेंगे। दिल्ली दंगों की एफआईआर और चार्जशीट को लेकर कई तरह के सवाल अब उठने लगे हैं। कई जगहों पर यह खबरें छप रही हैं कि चार्जशीट में बुनियादी बातों को नज़रअंदाज किया गया है। सरकार से संबंधित लोगों को या लोगों ने पुलिस पर जो आरोप लगाए हैं, उन लोगों के खिलाफ तफ्तीश नहीं की गई है या उनके खिलाफ आरोप सख्त नहीं लगाए गए हैं और आरोप ही नहीं लगाए गए हैं। मरियम और श्रीनिवासन जैन ने पूर्वी दिल्ली का फिर से दौरा किया है और आपको ले जाने की कोशिश कर रहे हैं कि तब किस किस तरह की घटनाएं हुई थीं और चार्जशीट या एफआईआर किस किस तरह से उन घटनाओं को दोबारा देख रहा है। ये वीडियो देखिए, वर्दीधारी पुलिस वाले फ्रेम के किनारों पर दिख रहे हैं और उनके उकसावों और तानों के बीच कुछ लोग उनके पैरों पर पड़े हुए हैं। इनमें से एक नीचे झुकता है, उसके हेलमेट का वाइजर साफ दिखता है। अब ये दूसरा वीडियो देखिए जो कुछ दूरी से बनाया गया है। कम से कम 8 पुलिस वाले कुछ लोगों को घेर कर खड़े दिख रहे हैं। ऑल्ट न्यूज ने पाया कि यह वीडियो भी उसी जगह और उसी समय का है जब पहला वीडियो बनाया गया। इस वीडियो में दिख रहे लोगों में से एक 24 साल के फैजान की 2 दिन बाद मौत हो गई। उनकी मां तब से टूट सी गई हैं।
बच्चा बेहोश हो गया, सारा जिस्म टूटा हुआ था, सारा जिस्म टूटा था। बाकी लोगों को भी गंभीर चोटें आईं, कई जगह फ्रैक्चर और सिर में चोट। मेरे सीधे पैर में फ्रैक्चर, हाथ में सीधे फ्रैक्चर, ये पसली टूटी हुई थी और ये सर में 6 टांके। चोट तो पूरे शरीर में लगी थी। अच्छा। हाँ, सर में भी गुमड़े सुमड़े से पड़ गए थे, पूरा शरीर काला पड़ चुका था, खून पूरे शरीर में जम चुका था। घर पे बहुत देसी इलाज करवाया, बहुत मालिश वालिश करवाई, दवाई ववाई हुई। इसके बावजूद अभी तक एक भी पुलिस ऑफिसर को अरेस्ट नहीं किया है। ये भी साफ नहीं है कि किसी को इन्वेस्टिगेट भी किया है कि नहीं। इस मामले में दर्ज 2 एफआईआर से साफ पता लगता है कि पुलिस की भूमिका को छिपाने की कोशिश की गई है। किसी भी एफआईआर में पुलिस की भूमिका का जिक्र नहीं है। दोनों एफआईआर में कहा गया है कि ये लोग दंगों के दौरान भीड़ के हाथों पिटाई में घायल हुए। फैजान की मौत के मामले में दर्ज एफआईआर में दावा किया गया है कि उसने खुद डॉक्टर से कहा था कि भीड़ ने उस पर हमला किया। एफआईआर में यह भी कहा गया है कि जांच अधिकारी कई बार फैजान के घर गए लेकिन वहां कोई नहीं मिला। करदमपुरी की गलियों में पुलिस के हर दावे को फैजान के घर वाले और हमले में बच गए बाकी लोग खारिज करते हैं। ठंडे में औरतें बैठती थी ना, तो मैं गई हुई थी, तो यहाँ आया काम पे से, थोड़ी देर कबूतर ऊपर रहते थे, वो कबूतर चुगाया, चुगा कर लेट गया आके कि सुबह 4 बजे जाता था वो काम से। फिर आया, हंगामा सा शोर मचने लगा ना, तो बोले अम्मी कहाँ? बोले अम्मी तो वहीं है। बहू ने बताया अम्मी तो वहीं है। वो चला गया और हम तब वहाँ हंगामा मचने लगा था, आंसू गैस डालने लगे जल्दी से, औरतों की तरफ भी आदमी की तरफ भी, और डंडे वंडे चलाने लगे। मैंने देखा भीड़ भाड़ है, तो हम तो भाग गया अपने घर, सारी औरतें भी भाग गई और मेरा बच्चा पता नहीं कैसे गया, ना मुझे वो देखा वो ना मैं उसे दिखी। और गए आंसू गैस गिरा उसके पास, उन्हें गिरेबान पकड़ के ले गए और ले गए वहाँ उधर रोड पे जो डिस्पेंसरी बनी हुई है वहाँ पे आड़ में टांग पहले तोड़ दी, टांग में डंडा मारा। चल भाग न पाए, फिर उसे खूब मारा, 10 जनों ने मारा, 1-2 जने नहीं 10 जने थे। बच्चा बेहोश हो गया, सारा जिस्म टूटा हुआ था, सारा जिस्म टूटा था। फोन में मेरे लड़के को दिखाया कि हमें तो उसी दिन दे दिया था, ये 3 दिन गायब रहा, उसकी माँ ढूंढती फिरी और उनके घर भी बच्चा मुझे मिला इनका फैजान, तो मैं घर ले गया, उनके घर ताला लगा। हमारे घर कभी ताला जिंदगी में नहीं लगता। कितने जने परिवार है, सब कोई ना कोई घर में रहता, कहीं भी कोई जाएगा तो कोई पुलिस की तरफ से यहाँ कोई नहीं आया? तो पुलिस के एफआईआर में कह रहे हैं कि वो आपसे जीटीबी हॉस्पिटल में आपको ढूंढे, ये यहाँ पे आके घर पे आके आपसे बात करने की कोशिश की। ये झूठ बोल रहे सब, ये तो गली मोहल्ला सब बता देगा कि मैं हुआ बता दूंगी कि रात को भी आई, सुबह भी आई और फिर रात को 11 बजे दिया, जब ये सब बता दूंगी। और जो पुलिस वाले तो पुलिस की तरफ से यहाँ कोई नहीं आया ना। तो पुलिस वाले मारे थे ये आप? पुलिस वाले साफ दिख रहा था जी, पुलिस वालों ने मारा था। आपने कुछ पूछा या कुछ कहा कि आप क्यों? उन्होंने कुछ ना ये कहा था कि आज़ादी चाहिए, तुम्हें आज़ादी चाहिए और वंदे मातरम बोलो और राष्ट्रगान गाओ और जय माता दी बोलो, ये बोल रहे थे जी। आप पहचान पाए कौन पुलिस वाले थे? नहीं, पुलिस वालों को पहचान नहीं पाया। अच्छा, थे पुलिस वाले, ये बताओ वो, क्योंकि वो जीटीवी भी वही लेके गए थे। और वो थे पुलिस वाले साफ साफ आपको दिख हाँ, रहा था? वर्दी पुलिस की थी, अब ये नहीं कह सकते वो पुलिस वाले थे या नहीं थे या क्या थे। वर्दी पुलिस की थी। वर्दी पुलिस की थी। कोई पहचान पाए थे कौन पुलिस थे? कोई यहाँ पे तो थी नहीं वो, हमारे करदमपुरी की भी या जनता कॉलोनी, ये ज्योति कॉलोनी की भी नहीं थी। अच्छा। बाहर की पुलिस थी जो उन्होंने तैनात कर रखे होंगे, वही होंगे जो होंगे। अच्छा, बाहर की पुलिस लग रही थी। बाहर की पुलिस लग रही थी बाहर। राइट। तो उसको आपको फिर वहाँ मारा, फिर आपको जीटीपी ले गए? नहीं, उन्होंने वो नहीं लेके गए, उन्होंने तो मार मुर के वहीं डाल दिया था। राष्ट्रीय गान भी गवाया था। हाँ। उसके बाद मारने के बाद जब कुछ ही 2-1 मिनट ही हुआ होगा, एकदम से जिप्सी आई
वो जिप्सी हमारे ज्योति कॉलोनी की थी। वो जिप्सी लेके आए, उन्होंने हमें सीधे उल्टा सीधा उठा के जिप्सी के अंदर डाला और फिर वो यमुना विहार की तरफ से रोड से लेके गए। यहां सभी ने बताया कि कैसे पुलिस ने मामले की सच्चाई को बदलने की कोशिश की। जब भी मैंने यही बताया था, मैं पुलिस वालों ने मारा, तो वो क्या बोले फिर जब आप ये कहते थे? तो बोले तुम पुलिस वाले नहीं हो, वो वर्दी दूसरी पहने हुए है, कोई वर्दी भी केजरीवाल ने वैसे लोगों को भी दे रखी है कि ऐसे लोगों को दे रखी है कि वो हो सकते हैं। नहीं पुलिस वाले ही थे, वो ही मुझे लेकर गए थे। ऐसा आपसे कुछ कहा कि अपना बयान वापस ले लीजिए, पलट लो, ऐसा कुछ कहा? हाँ। क्या कहा? कहने लगा अब माता जी उस दिन ऐसी तू तड़ाक से बोले तो उस दिन कह रहे माता जी अब तो बच्चा चला ही गया, वापस तो आएगा नहीं, ऐसा है अपना आपको पैसे मिल गए। हमने मेरा पैसा नहीं, हमें पैसा नहीं मिलता, मेरे 10 लाख तो मैं दिया, 10 के 20 ले लेते, मगर मेरा बच्चा जिंदा रहता। मैंने बहुत गरीबी में पाला, गरीबी में पाला अपना बच्चा। ये नोट करना जरूरी है कि जो फैजान के परिवार और दूसरों ने हमें बताया, ये कोई नई बात नहीं है। इन तीनों ने यही बात पुलिस जांच अधिकारियों को लगभग 3 महीने पहले ही बता दिया था। एनडीटीवी के पास इनके बयान के कॉपीज हैं, जिसमें इन्होंने साफ साफ पुलिस की भूमिका के बारे में बताया है। यही नहीं, फैजान के परिवार को अभी तक उनका पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी नहीं मिला है। पुलिस के मुताबिक पीड़ित लोग वीडियो में दिख रहे लोगों को पहचान नहीं सके। इसके बावजूद कई सवाल उठते हैं, जैसे क्या पुलिस ने घटना की सीसीटीवी फुटेज की पड़ताल की? क्या पुलिस ने तैनाती से जुड़े थाने के रिकॉर्ड्स को तलब किया? और क्या मौके पर मौजूद पुलिस वालों के कॉल रिकॉर्ड्स की जांच की गई? एफआईआर में एक महत्वपूर्ण जानकारी शामिल नहीं की गई है, वो ये कि बुरी तरह से घायल फैजान और वीडियो में दिख रहे 2 अन्य लोगों को पुलिस स्थानीय थाने लेकर आई थी, जहां 24 घंटे तक उन्हें हिरासत में रखा गया। जीटीवी के बाद कहाँ ले गए आपको? जीटीवी के बाद फिर थाने ले आए थे। थाने में क्या हुआ? थाने में कुछ नहीं हुआ, उन्होंने बस हमें वहीं पे अंदर रखा, जाने दिया नहीं हमें। हम कहते थे कि सर हमें जाने दो घर। उन्होंने कहा कि बेटा ऐसा है कि बाहर का माहौल बहुत ज़्यादा ख़राब हो रहा है, लड़ाई झगड़े चल रहे। सोमवार का दिन ही था उस दिन, उसी दिन लड़ाई चालू हुई थी। हम भी डर रहे थे, क्या पता बाहर क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। तो हमने भी कह दिया चलो ठीक है सर, हमें कल छोड़ देना या कुछ भी। तो उन्होंने कहा ठीक है, जब तुम्हारे घर वाले आएंगे जब छोड़ देंगे साथ में तुम्हारे। फैजान की मां का कहना है कि 25 फरवरी की रात यहीं उनका बेटा उन्हें बुरी तरह घायल हालत में मिला। फिर रात को 11 बजे फोन करा पुलिस वालों ने, जब बच्चे को बहुत हालत बिगड़ने लगे इसकी, उसका पूरा सूज गया था, तो सारा काला टैट, इतना बुखार, इतना तेज था। एक पर्चा बना के उन्होंने दिया, बनाया 3 औरतों का अलग अलग, सबको नाम पूछ के दिया नहीं, मगर जो हम लोग को साइन करवाए। फिर उन्होंने अपना पर्चा दिया, बच्चों को ला के दिखाया, धूप में से कम लाए कमरे में से। बच्चा देखा नहीं जा रहा था, सारा बदन उसका टूटा, लंगड़ा के चल पा रहा था, कंधे में हाथ पड़ के लाई। इन तमाम बातों से सवाल उठता है कि क्या पुलिस ने उस समय ज्योति नगर थाने में तैनात पुलिस वालों से सवाल जवाब किया? हमने पुलिस से संपर्क करने की कई कोशिशें की, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। ऐसे में इन परिवारों के ये जख्म तब तक हरे रहेंगे जब तक न्याय के लिए उनका इंतजार खत्म नहीं होता। और उंगलियों में भी चोटें थी, यहाँ गट्टों में भी। ये अभी सही हो गई है कि अभी भी दर्द नहीं, होता है? दर्द है, हाथ में भी दर्द है, पैर में भी दर्द है। आप काम क्या करते थे? मैं वैसे रंग का काम करता हूँ, जब रंग का काम नहीं था तो उस टाइम में ई-रिक्शा चला रहा था। अभी काम पे जा सकते हैं? नहीं। नई दिल्ली में करदमपुरी से मरियम अलवी के साथ श्रीनिवासन जैन की रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया।